हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की कार्यपुस्तिका की अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, पुराने ज़माने में लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था, पर आजकल हमें जहाँ भी जाना हो साधन उपलब्ध हैं। आप चित्र में दिखाए साधनों के नीचे उनके नाम लिखो। तो सबसे पहले क्या है? हाथी। उसके बाद बस, साइकिल, हवाई जहाज़, घोड़ा, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी। ये सभी क्या हैं? साधनों के नाम हैं। हाथी, गाड़ी, साइकिल, हवाई जहाज़, घोड़ा, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी। इनमें से कौन से ऐसे साधन हैं जो पुराने ज़माने के हैं? तो इनमें से कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो पुराने ज़माने के हैं? तो हाथी, घोड़ा, बैलगाड़ी। तो हमने क्या लिखा? बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी। ऐसे कौन से साधन हैं जिनमें तुम बैठे हो? तो तुम कौन कौन से साधनों में बैठे हो? मैं बस, रेलगाड़ी, साइकिल, इन सब साधनों पे बैठी हूँ। उचित मिलान करो। घर से स्कूल तक जाने के लिए, तो घर से स्कूल तक जाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? बस का। घर से स्कूल हम किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। अपने नगर से चेन्नई जाने के लिए, अब चेन्नई तो हमारे नगर से बहुत दूर है, तो यहाँ बस से या साइकिल से या से तो जाएंगे नहीं। तो ये ना एरोप्लेन के लिए अगर नहीं है किसी के पास फैसिलिटी, तो कैसे जाएगा? ट्रेन से। पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए, अब पृथ्वी से चांद तक जाना है तो किसका उपयोग करना पड़ेगा हमें? रॉकेट का। नदी पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए क्या चलेगा उसमें? शिप, जहाज या नाव। हरियाणा से अमेरिका जाने के लिए, अब ना वहाँ बस जाएंगी ना ट्रेन जाएंगी, तो क्या किससे जाएंगे हम? हवाई जहाज़ से। तुम्हें दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ बिल्कुल ठीक माप की ज़रूरत होती है? कोई 3 उदाहरण लिखो। तो बिल्कुल सही सही माप कहाँ करना होता है? कपड़े का मापन करते हैं जब कपड़े सिलने वाले जो होते हैं वो किसका नाप करते हैं? एग्जैक्ट माप लेना होता है, उनको बिल्कुल सही मापन करना होता है कपड़े का। खाना बनाते समय जो मम्मी होती है वो सामग्री जो लेती हैं वो भी एग्जैक्ट लेती हैं, नमक कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। विद्यालय से घर की दूरी का मापन, अगर विद्यालय से घर की दूरी मापी जाए तो हम बिल्कुल सही सही हम माप के बता सकते हैं इतने कदम पे हमारा विद्यालय है या इतने दूरी पे है। सही समय का मापन, और हमें स्कूल जाने के लिए क्या चाहिए? सही समय का मापन। हमें सही समय जानना ज़रूरी होता है, तो उसका समय का भी मापन होता है। गतिविधि 1, राकेश व मोहन को निम्न पत्ती मापने के लिए कहा गया। ये नीचे एक पत्ती दी है और ये क्या है? स्केल। इसको मापने के लिए दिया गया। तो राकेश का उत्तर तो क्या था? 6 सेंटीमीटर। अब ये स्टार्ट कहाँ कहाँ पे रखी है ये पत्ती? 1 सेंटीमीटर पे। और मोहन का उत्तर क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो किसका उत्तर सही है? ये 1 से और 6 तक है ये पत्ती, तो कितने सेंटीमीटर की होगी? तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मोहन का उत्तर सही है। जिसका उत्तर सही नहीं है उसने क्या गलती की? तो राकेश का उत्तर सही नहीं है। राकेश ने कितना बताया? 6 सेंटीमीटर। ये 1 से स्टार्ट करा और 6 सेंटीमीटर तक की पत्ती है और उसने 6 सेंटीमीटर बता दिया। तो उसने क्या गलती की? उसने शुरू करा और 6 सेंटीमीटर उसने इसको नाप दिया, जबकि ये कितने सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर की पत्ती। तो उसने माप 1 सेंटीमीटर से शुरू किया है और 6 सेंटीमीटर तक उसने 6 सेंटीमीटर बोल दिया इसको। तो उसे आप क्या सलाह दोगे? तो राकेश को मापन कितने से शुरू करना चाहिए? या तो 0 से शुरू करना चाहिए या फिर 6 में से 1 को घटा के बताना चाहिए। तो उसका मापन कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अगर 0 से शुरू करेंगे तो 0 से 1 पहले ही कम हो जाएगा और 1 के बाद कितना माप बचेगा? 5 सेंटीमीटर। या फिर 6 में सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर को माइनस कर दें। देखो और लिखो। साइकिल का एक पहिया लो, उस पर एक जगह रंग में डूबा रुई का फोया बांध दो। अब इस पहिए को चलाओ। हर चक्र में रुई से एक रंग का निशान बनेगा। एक निशान से दूसरे निशान की दूरी मापो और लिखो। हमने क्या करना है? एक साइकिल का पहिया लेना है, उस पर एक रुई, जो भीगी हुई रुई होती है, रंग से भीगी हुई रुई, उसके किसी एक जगह पर चिपका देनी है।
अब इस पहिए को चलाना शुरू करना है जहाँ पे वो रुई लगी है। अब एक चक्कर जब पूरा हो जाए, जब दोबारा से उस रुई का निशान बने, उस दूरी को हमने क्या कर देना है, मापना है। जब पहले हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से और रुई का दूसरा जो निशान बनेगा वहाँ तक हमने मापना है और लिखना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, मान लिया 40 सेंटीमीटर ये दूरी है। 40 सेंटीमीटर पे ये दूसरी बार निशान बनेगा। तो ये इसका मतलब ये किसकी लंबाई आ गई, टायर की लंबाई। टायर का माप है ये, पूरे जो पहिया होता है उसका माप है कितना हुआ, 40 सेंटीमीटर। अगर उस टायर को हम सीधा कर देंगे तो वो कितना बना, 40 सेंटीमीटर। अब परिधि, अब इस इंच टेप की सहायता से पहिए की परिधि मापो और लिखो। इंच टेप की सहायता से क्या करना है, परिधि मापनी। तो परिधि क्या होता है, किसी वृत्त का बाहरी जो पूरा माप होता है वो क्या कहलाता है, उसका परिधि। तो जितना माप है हमने एक जगह से शुरू करा और दूसरी बार उसी जगह पे आके रुके तो वो क्या हुआ, परिधि ही हुई। तो 40 सेंटीमीटर अगर उसका माप है तो वही उसकी क्या होगी, परिधि भी होगी। तो नीचे दूरी मापने के कुछ प्रचलित तरीके दिखाए गए हैं। पहला कदमों द्वारा, दूसरा मीटर स्केल द्वारा, तीसरा बलिस्त द्वारा, बलिस्त मतलब हाथ के पंजे द्वारा, अगला स्केल द्वारा और कोहनी से हाथ तक की नाप द्वारा। तो अलग अलग तरह के ये मापन दिए गए हैं कि इस तरीके से माप कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से, कदमों द्वारा, मीटर स्केल द्वारा, बलिस्त द्वारा, स्केल द्वारा और कोहनी से हाथ तक की नाप द्वारा। इस तरीके का उपयोग करके नीचे दी गई लंबाई को माप कर लिखो। तो मेज की लंबाई बलिस्तों में, बलिस्त मतलब ये बलिस्त है, तो बलिस्तों में मेज की लंबाई बतानी है तो कितना है, 8 बलिस्त लगभग। कक्षा कक्ष की लंबाई कदमों में, किस में बतानी, कदमों में, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। तो कितने कदम है कक्षा कक्ष की लंबाई हमारे क्लासरूम की, 10 कदम। एक रस्सी की लंबाई हाथों से, किस तरह से, ऐसे हाथों से। तो एक रस्सी की लंबाई कितनी है, कोई छोटा सा टुकड़ा है रस्सी का तो उसकी लंबाई हमने नापी तो कितने हाथ, 5 हाथ की रस्सी। गतिविधि 3, एक कक्षा में अध्यापक ने 5 छात्रों को एक मेज की चौड़ाई को स्केल मतलब फट्टा, ये स्केल है, इससे व बलिस्त से अलग अलग मापने को कहा। छात्रों द्वारा मेज की ली गई माप निम्न तालिका में दर्शाई गई है। तो पहले छात्र द्वारा स्केल की माप कितनी रही, 50 सेंटीमीटर, मतलब स्केल 50 सेंटीमीटर बार बार नाप रहा है। बलिस्त की माप किसी छात्र की 3.5 बलिस्त, दूसरे छात्र के 4 बलिस्त, तीसरे के 3 बलिस्त, चौथे के 4.5 बलिस्त और पाँचवें के 3.5 बलिस्त। तो इस तरह से बलिस्त का माप हर बार अलग था हर छात्र का, लेकिन स्केल से जितनी बार भी मापा तो कितने सेंटीमीटर आया, 50 सेंटीमीटर, कोई बदलाव नहीं आया। तो उपर्युक्त सारणी को देखकर बताओ, पांचों छात्रों द्वारा स्केल से ली गई माप तो समान है, जबकि बलिस्त से ली गई माप अलग अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि पांचों छात्रों के बलिस्त का माप भिन्न भिन्न है। हाथ किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है लंबाई के हिसाब से, तो इसलिए बलिस्त द्वारा लिया गया माप है। अपनी कक्षा को 5-5 के समूहों में बांटो। बारी बारी से सभी बच्चे अपनी कक्षा की लंबाई को एक बार इंची टेप से और एक बार अपने कदमों से नाप कर लिखो। तो छात्रों के नाम हमने 5-5 का ग्रुप बनाया, तो रोहन, गीता, सीमा, राहुल, विशाल। तो छात्र का नाम, कदम का माप, तो रोहन ने जब मापा तो कक्षा कक्ष को तो कितने कदम की थी, 10 कदम। इंच टेप से मापा 13 फीट। गीता ने मापा 12 कदम, इंच टेप से मापा वही 13 फीट। सीमा के 11 कदम, राहुल के 9 कदम और विशाल के 10 कदम। लेकिन जो इंच टेप का माप था हर बार ही कितना था, 13 फीट। तो इंची टेप का माप हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, इसीलिए हम लंबाई को मापने के लिए इंची टेप का, स्केल का, इनका इस्तेमाल करते हैं, ना कि कदमों का, क्योंकि कदम की लंबाई सबकी अलग अलग हो सकती, कदम का माप। इन दोनों सारणी से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
की लंबाई के आधार पर कम ज़्यादा होता रहता है, जबकि इंच टेप से हर बार माप समान होता है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है। किसी शहर में हर चीज़ का माप बलिस्थ से लिया जाता है। विचार कर लिखो कि वहाँ किस प्रकार की समस्याएं आती होंगी। तो बलिस्थ का माप तो सबका अलग अलग होता है, तो चीज़ों का माप भी अलग अलग होगा। किसी को कम मिलेंगी, किसी को ज़्यादा माप की चीज़ें मिलेंगी। तो गतिविधि 4, चित्र में दिखाए गए पैमाने द्वारा आप चीज़ों की लंबाई माप सकते हैं। नीचे बताई गई वस्तुओं की लंबाई मापकर उसके सामने लिखो। तो अपने अंगूठे की लंबाई, इस स्केल से अपने अंगूठे की लंबाई माप के लिखो। तो कितनी आई एक छात्र की? 5.5 सेंटीमीटर। पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर। रबड़ की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो ये पेंसिल की लंबाई कम ज़्यादा भी हो सकती है, अंगूठे का माप भी कम ज़्यादा हो सकता है और रबड़ की लंबाई भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो स्केल की हेल्प से लिख सकते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, ये किस प्रकार की गति करती हैं? वस्तुओं के नाम, घूमता हुआ पंखा। तो गति कैसी होती है पंखे में? घूर्णन गति या वर्तुल गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कौन सी गति कहलाता है? घूर्णन गति। साइकिल के पहिए की गति भी कैसी होती है? वर्तुल गति या घूर्णन गति। सिलाई मशीन की सुई की गति, बार बार सुई ऊपर नीचे आती रहती है, तो इसकी ये कौन सी गति होती है? आवर्ती गति। लट्टू की गति घूर्णन गति, क्योंकि अपने अक्ष पे जो घूमते हैं वो कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। सामग्री, मोटा धागा आधा मीटर और एक छोटा पत्थर। प्रथम स्थिति, छोटे पत्थर को धागे के एक सिरे से बांधकर दूसरा सिरा हाथ में रखो। अब हाथ में धागे को दाईं ओर धकेलो। धागे की गति का अवलोकन करो। तो ये क्या कर रहा है? धागे को इधर इधर उधर हिला रहा है। तो ये क्या होगी? कौन सी गति होगी? दोलन गति। जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता है, बार बार आवर्ती होती है उसकी, तो ये कौन सी गति कहलाती है? दोलन गति या आवर्ती गति। इस जीवन में कहाँ कहाँ देखते हो? तो पेंडुलम की गति, झूले की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, ये सारी गतियाँ कैसी होती हैं? आवर्ती गति या दोलन गति। द्वितीय स्थिति, अब हाथ से धागे को ऊपर की ओर उड़ाते हुए गोल गोल घुमाओ। जैसे ये हाथ में पकड़ के इसको क्या कर रहे हैं? गोल गोल घुमा रहे हैं। तो अब इसकी गति कैसी होगी? वृत्तीय गति। अब ये एक वृत्त बना रहा है, तो कैसी गति है ये? वृत्तीय गति या वर्तुल गति। इस स्थिति में हुई गति दैनिक जीवन में तुम और कहाँ कहाँ देखते हो? तो घड़ी के सेकंड की सुई जो होती है वो भी कैसे घूमती रहती है? वृत्तीय गति करती है। पंखे की ब्लेड जो होती हैं वो घूमती हैं, वो भी कैसी गति करते हैं? वृत्तीय गति। साइकिल के पहिए की गति, रस्सी से बंधे पत्थर की गति, ये सभी गतियाँ कैसी हैं? वृत्तीय गति। वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाओ। तो पहला क्या है? रेलगाड़ी की गति को वृत्ताकार गति कहते हैं। नहीं, क्योंकि रेलगाड़ी एक रेखा में गति करती है, तो ये रेखीय गति होती है। ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है कंपन गति कहलाती है। जो निश्चित समय बाद दोहराई जाती वो कौन सी गति होती है? आवर्ती गति कहलाती है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। सही है। वस्तुओं की गति का मापन हम चाल द्वारा करते हैं। ये भी सही है। चाल के इसका मापन कैसे होता है? दूरी बटे समय। ये भी सही है। सारिका 2 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नहीं, अगर 2 घंटे में वो 24 किलोमीटर तय करी तो 1 घंटे में कितना करेगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी गलत हो। नीचे दिए गए चित्रों को देखते हुए उनमें दिखाई गई विभिन्न वस्तुओं द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतियों के नाम लिखो। तो घड़ी में नीचे क्या लगा है? ये पेंडुलम। पेंडुलम में कौन सी गति होती है? दोलन गति। लेकिन ऊपर जो सुई है उसमें कौन सी गति हो रही है? वर्तुल गति। इसी तरह से पेड़ से जो फल गिर रहा है, इसकी गति कैसी होगी? सरल रेखीय गति। लेकिन पेड़ की टहनियों की गति जो होती है वो कैसी होती है? दोलन गति। ये क्या है? एक झूला। तो इसमें इसकी गति कैसे हो रही है? वर्तुल गति। ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये कौन सी गति कहलाएगी? वृत्तीय गति या वर्तुल गति। आगे ये कुछ लोग इस गाड़ी को खींच रहे हैं, तो ये कौन सी गति कर रही है? गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, तो सरल रेखीय गति। लेकिन जो पहिया होता है उसमें कौन सी गति होती है? वर्तुल गति। तो पहिए में वर्तुल गति और सरल रेखीय गति दोनों होती हैं।
मछली में किस प्रकार की गति होती है? तो मछली में कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी, मन मर्जी के मुताबिक चलती है, टेढ़ी मेढ़ी गति करती है। आगे, घिरनी में कौन सी गति होती है? ये एक औरत है जो कुएं से पानी निकाल रही है बाल्टी से, तो ये क्या घूम रही है ऊपर? घिरनी। इसमें कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। अब मक्खी है, मक्खी में कौन सी गति होगी? यादृच्छिक गति। यादृच्छिक मतलब अनियमित, अपनी मर्जी से जहाँ मन इच्छा होगी वहाँ जाएगी, तो ये यादृच्छिक गति होती है। तितली कैसे गति करती है? बिंदु रेखा बनाकर दिखाओ और उसका नाम लिखो। तो तितली भी कैसी गति करेगी? यादृच्छिक गति करेगी और अनियमित गति करेगी। जब हम गेंद को हवा में उछालते हैं तो उसमें कैसी गति होती है? बिंदु रेखा से दिखाओ और उसका नाम लिखो। तो गेंद भी जब गेंद को हम हवा में उछालेंगे तो उसमें किस प्रकार की गति होगी? तो उसमें किस प्रकार की गति होगी? सरल रेखीय गति। पहले ऊपर जाएगी बॉल, फिर नीचे आएगी उसी दिशा से। तो बॉल में किस प्रकार की गति हो? पहले हमने बॉल ऊपर उछाली तो वो बॉल नीचे भी आएगी, तो ये किस तरह से गति करती है? सरल रेखीय गति होती है बॉल में। तो ये था हमारा चैप्टर। पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर।